सो अब आप देखिए बेटा, इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। हम पढ़ रहे थे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम। तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ गया था, वाटर को हीट किया, वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपोराइजेशन हुआ, फिर वो वेपर आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, उससे वेपर आपके कंडेंस हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन ए क्लोज कंटेनर आपकी जो वॉल्यूम है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करेगी। उसका रीजन क्या होगा? बिकॉज rate of vaporization becomes equal to rate of condensation. Rate of vaporization becomes equal to rate of condensation. जितना आपका वाटर से वेपर बनेगा उतना ही वेपर कंडेंस होके दोबारा वाटर बना रहा है। तो आपका दोनों काम बराबर चल रहा है, जितना पानी से भाप बन रही है उतना भाप से दोबारा पानी भी बन रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसका मीनिंग बेटा क्या लिखोगे यहाँ पे? H2O लिक्विड, H2O लिक्विड becomes equal to H2O गैस। ठीक है, तो बेटा मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम थर्ड पॉइंट यहाँ पे करते हैं। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम भी हमारा हो चुका है। हाँ भी रब कर दो बेटा, हो गया ये आपका? यस मैम। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं थर्ड, सॉलिड एंड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड एंड वेपर इक्विलिब्रियम। इसका एग्जांपल वो कंपाउंड देंगे विच अंडरगो सब्लिमेशन। द कंपाउंड्स विच अंडरगो सब्लिमेशन। बेटा जिन कंपाउंड में सब्लिमेशन होता है ना, उन्हीं में सॉलिड और वेपर की इक्विलिब्रियम अचीव होती है। तो आप लोगों को सब्लिमेशन के एग्जांपल याद होंगे। फॉर एग्जांपल आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, आयोडीन, कैम्फर, ड्राई आइस। ये सब बेटा क्या शो करते हैं? सब्लिमेशन शो करते हैं। तो यहाँ पर हम सब्लिमेशन की बात कर रहे हैं बिटवीन द सॉलिड एंड वेपर, बिटवीन द सॉलिड एंड वेपर। ठीक है, तो देखिए बेटा हम यहाँ पे मान लो आयोडीन का एग्जांपल ले लें। मान लो बेटा हमने क्या किया, या आयोडीन का नहीं, आप लोगों को बेटा ध्यान हो तो तुम लोगों ने 9th क्लास में एक्टिविटी पढ़ी होगी। देखो ऐसी हमने एक चाइना डिश ली, हमने बेटा क्या ली? एक चाइना डिश ली। ठीक है, उसके ऊपर हमने फनल को ऐसे उल्टा लगा दिया। बेटा ऐसे हमने इस पे फनल को एक उल्टा लगा दिया, और फनल की जो ये टेल है, ये है पार्ट, इसको हमने कॉटन से बंद कर दिया। बेटा इसमें हमने कॉटन लगा दी, इन्वर्टेड फनल हमने इस पे लगा दी। ठीक है बेटा, चाइना डिश को हमने क्या किया? इसको एक ट्राइपॉड स्टैंड पे हमने ऐसे रख दिया। ओके, और इसको हीट करना शुरू किया, और इसके अंदर मैंने भर रखा है कैम्फर, जो कपूर होता है बेटा, कैम्फर। मैंने इसमें कैम्फर भर रखा है, या आप इसमें नेफ्थलीन भर ले। आपको पता है कैम्फर है, नेफ्थलीन है, ये सब सब्लिमेशन शो करते हैं। तो आप लोगों ने ये एक्टिविटी पक्का की होगी 9th क्लास में थी ये। जब आप नेफ्थलीन को गर्म करना शुरू करोगे, ठीक है, तो धीरे धीरे नेफ्थलीन गर्म होगी। नेफ्थलीन डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट होती है? वेपर में कन्वर्ट होती है। तो आपने इसको 10 मिनट तक गर्म किया, धीरे धीरे नेफ्थलीन गर्म होगी, सॉलिड से क्या बनेंगे? वेपर बनेंगे। वो वेपर बेटा बाहर तो जा नहीं पा रहे, क्यों? पूरा कंटेनर क्या बिल्कुल क्लोज है, तो वेपर सारे चाइना डिश में आके कंडेंस हो जाएंगे। सॉरी बेटा, इस फनल में आके कंडेंस हो जाएंगे। मतलब कुछ देर के बाद आप क्या देखोगे? जो आपकी चाइना डिश है ये तो खाली होगी है, ठीक है, और जो आपका ये है ना फनल, ये पूरी आपकी भर गई है कैम्फर से।
तो पहले सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनी, गैस बनी, फिर वो गैस वहीं पर ही कंडेंस होके क्या बना रही है, सॉलिड बना रही है। तो यहाँ इक्विलिब्रियम किस में आई बोलो, सॉलिड और वेपर में आई। किस में आई, सॉलिड और वेपर में। कुछ देर के बाद बेटा क्या होगा, चाइना डिश बिल्कुल खाली हो जाएगी और जो भी चाइना डिश के अंदर नेफ्थलीन था, कैम्फर था, वो सारा उसमें से निकल के जो फनल आपकी है, फनल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन बोलते हैं। आपको ये पॉइंट समझ में आया बेटा? आपने ये पढ़ा था छोटी क्लासेस में, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने ये। यस मैम। हाँ, तो बेटा इसमें एग्जांपल मैं एक लिख लूं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ सब्लिमेशन। रेट ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से गैस बनना। इट इज इक्वल टू रेट ऑफ डीसब्लिमेशन। रेट ऑफ सब्लिमेशन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ डीसब्लिमेशन के। मतलब जितना सॉलिड से गैस बना, सॉलिड से गैस बनना क्या होता है, सब्लिमेशन। उल्टा गैस से सॉलिड बनना क्या हो जाएगा, डीसब्लिमेशन। तो रेट ऑफ सब्लिमेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ डीसब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल ये कर दिया I2 आयोडीन, आयोडीन भी शो करती है सब्लिमेशन। तो I2 सॉलिड था, इससे आपका I2 गैस बन गया। तो ये इक्विलिब्रियम किस में आ गई, सॉलिड और वेपर में आ गई। पहले आयोडीन सॉलिड से वेपर बनाएगा, फिर वेपर दोबारा कन्वर्ट होके आयोडीन सॉलिड बनाएंगे। ठीक है, आगे बेटा समझ में। तो ये एग्जांपल आप कर लो, ये आपका एग्जांपल हो गया। ठीक है, सॉलिड एंड वेपर इक्विलिब्रियम का आ गया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल करें। रब कर दो बेटा इसको, हो गया आपका ये। यस मैम। यस मैम। तो अब इसके बाद बेटा आपकी फेज ट्रांसफॉर्मेशन की तीनों टाइप की इक्विलिब्रियम हो चुकी है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, तीनों हम कर चुके हैं। तो फोर्थ अब हम करेंगे सॉलिड एंड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। फोर्थ टाइप इज सॉलिड एंड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सॉलिड एंड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, इसका बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल इसका सबसे बढ़िया, डिसोल्यूशन ऑफ सुगर इन वाटर या डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर या डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। इस एग्जांपल को मैं आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बेटा, करवाया था ना एग्जांपल कि आपने शुगर लिया, शुगर को वाटर में डाला, शुगर वाटर में डिसोल्व होगी, प्रोसेस का नाम होता है डिसोल्यूशन। एक स्टेज क्या आएगी कि शुगर वाटर में घुलना बंद कर देगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अब खाली स्पेस नहीं बचेगा। तो अब इसमें और ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल डिसोल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब प्रोसेस आपकी किस पे आ गई, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो इस प्रोसेस पे, इस स्टेप में क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब ये कहेंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम rate of dissolved sugar, rate of dissolved sugar becomes equal to rate of undissolved sugar. Rate of dissolved sugar becomes equal to rate of undissolved sugar. ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो sugar in solid state becomes equal to sugar in a solution. या आप ये भी कह सकते हो rate of dissolution, rate of dissolution becomes equal to rate of precipitation और rate of crystallization। भाई प्रेसिपिटेट क्या होता है, अनडिसॉल्व्ड सब्सटेंस,
भाई प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं? जो सब्सटेंस डिजोल्व नहीं होता उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। और पीपीटी बेटा क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये आपकी फोर्थ टाइप की इक्विलिब्रियम हुई, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। ओके, आगे बेटा ये समझ में बोलिए। Yes, ma'am. यस ठीक है बेटा, तो इसके आगे करते हैं अब हम। चलिए नेक्स्ट बेटा हमारी बस एक टाइप और बची, फिफ्थ टाइप, गैस एंड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। गैस एंड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी एक गैस है उसको हम डिजोल्व करेंगे किसी भी लिक्विड में अंडर प्रेशर। आपको पता है बेटा गैस लिक्विड में अपने आप डिजोल्व नहीं होती। अगर आपको किसी भी गैस को लिक्विड में डिजोल्व करना है तो वो अंडर हाई प्रेशर ही डिजोल्व होगी, ये तो आपको पता ही है। जैसे बेटा जो कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा ड्रिंक्स आप लोग लेते हैं बेटा, तो सभी कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस भरी होती है? CO2 गैस भरी होती है। तो वो CO2 गैस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भरी जाती है अंडर द हाई प्रेशर। तो कोई भी गैस है उसे लिक्विड में सिर्फ कब डिजोल्व करा जाएगा? अंडर हाई प्रेशर। तो यहाँ डिजोल्यूशन ऑफ गैस होगा, डिजोल्यूशन ऑफ गैस in a liquid, dissolution of a gas in liquid under high pressure। जब तक आप प्रेशर नहीं बढ़ाओगे तब तक क्या होगा बेटा? वो डिजोल्व नहीं होगा। अब बेटा मान लो आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और आप उसमें CO2 गैस भर रहे हो। उसमें CO2 गैस क्यों भरते हैं? उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए। तो भैया आप कोल्ड ड्रिंक है उसमें CO2 गैस भर रहे हो, तो CO2 गैस भी एक लिमिट तक ही भरी जाएगी। बेटा मान लीजिए आप अपनी साइकिल के टायर में हवा ही भर रहे हो, ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तो आप साइकिल के टायर में हवा भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। एक स्टेज क्या आएगी कि भाई टायर ट्यूब जो है बिल्कुल फुल हो चुका है, अब उसमें और जगह नहीं है हवा भरने की, अब उसमें खाली स्पेस और नहीं बचा एयर लेने के लिए, लेकिन आप फिर भी भरे ही जा रहे हो, भरे ही जा रहे हो। तो फिर एक स्टेज में क्या होगा, जो आपका टायर है उसमें कहीं ना कहीं से लीकेज हो जाएगा, उसमें बेटा पंचर कहीं ना कहीं से हो जाएगा, ठीक है, या वो टायर ही फट जाएगा। अब जब पंचर हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, तो उस लीकेज में से एयर निकलनी शुरू हो जाएगी बाहर। अब तुम तो खुश हो रहे हो कि हम एयर भरे जा रहे हैं, लेकिन उस होल में से वो एयर बाहर भी जाती जा रही है। मतलब रिएक्शन तो किस पे आ चुकी है? इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है। अब टायर पे कोई चेंज नहीं आ रहा, उसका प्रेशर तो सेम ही चल रहा है। तुम जितना इन कर रहे हो वो उतना ही एक्स्ट्रा आउट कर रहे हैं। तो रिएक्शन किस पे आ गई है? इक्विलिब्रियम पे आ गई है। तो भी गैस भी लिक्विड में डिजोल्व तो होगा, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट तक तो डिजोल्व होगा। अब तुम कोल्ड ड्रिंक की बोतल में CO2 गैस भरे ही जा रहे हो, भरे ही जा रहे हो, तो एक स्टेज आने पर क्या होगा कि वो बोतल ही फट जाएगी, बस्ट हो जाएगी। क्यों भाई? गैस को भी क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। बोतल में स्पेस अब बचा नहीं, तो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, तुम फिर भी भरे जा रहे हो, तो बोतल में बेटा प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं से लीकेज हो गया, बोतल ही आपकी बस्ट हो जाएगी। पॉइंट आपका सैचुरेशन पे पहले ही आ चुका था। तो अब बताओ गैस और सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कि जो CO2 गैस है, CO2 गैस है, वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी CO2 गैस इन सॉल्यूशन, CO2 गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? ये चैप्टर बेटा काफी लेंथी करवाना पड़ेगा। तो ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल हुआ, और यहाँ पर एक सिंपल सा लॉ आता है। वैसे बेटा ये 12th क्लास का टॉपिक है हेनरी लॉ, बट इसकी एक स्टेटमेंट यहाँ पे आती है, तो मैं उसको करवा देती हूँ। हेनरी लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास ऑफ ए गैस dissolved in a liquid, according to this law, mass of a gas dissolved in a liquid is directly proportional to
is directly proportional to the pressure of gas. कि भाई कितना अमाउंट गैस का, कितना मास गैस का एक लिक्विड में डिसॉल्व होगा, वो डिपेंड करता है गैस के प्रेशर पे। अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा आपका लिक्विड उसमें डिसॉल्व हो पाएगा। तो बात समझ में आई? तो जो आपका m है, मास ऑफ ए गैस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। इट मींस m इज इक्वल टू क्या आ गया, k इंटू पी आ गया। m इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, k इंटू पी आ गया। ये आपकी स्टेटमेंट है बेटा हेनरी लो की। उसका भाई था यहाँ पे बेटा, उसको रोके 2 मिनट अर्पित।